वेलकम टू माय जिम में दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट में। देखिए दोस्तों, आज का क्लास हमारा प्रैक्टिस सेट कराएगा यूपी ट्रिपल सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए। और इसमें जो है हम सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी के क्वेश्चन देखेंगे 40%, ठीक है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं रखेंगे इसमें। तो आप सभी लोग जो है क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है लिंक शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों को जोड़िए क्लास में, इस क्लास में, ठीक है। मैक्सिमम दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करिए, जो लोग भी आपकी यूपी ट्रिपल सी वीडियो की प्रिपरेशन कर रहे हैं जानने वाले, उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। देखिए आप सभी लोग जो है कमेंट करते रहिएगा, जितने लोग अब लोग जुड़े हो सभी लोग जो है कमेंट करते रहिएगा सही आंसर क्या होगा, ठीक है। सही आंसर कमेंट करिए और आप लोग लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। 40 आउट ऑफ स्कोर रखेंगे आपके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, ठीक है। विष्णु देवता, ब्रह्मा, इंद्र या फिर पशुपति। बताइए क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या होगा, ठीक है। इससे पहले आपके यूपी ट्रिपल सी वीडियो से रिलेटेड जितने क्लास कंप्लीट हो चुका है सारे क्लासों के लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्ले लिस्ट बना हुआ देख लीजिएगा। तो बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। देखिए सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे, पशुपति देवता की, ठीक। कौन से देवता की, पशुपति देवता की पूजा किया करते थे। और इसके अतिरिक्त जो है सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी, किसके, ध्यान रखिएगा, मातृ देवी की मूर्ति की भी पूजा किया करते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फिर। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 102, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युग, ठीक है, 4 युग का जो क्रम है वो आपको बताना है, ठीक है, कि इसमें जो है सही क्रम कौन सा। पहला ऑप्शन आपके द्वापर, कृत, त्रेता और कली, या फिर कृत, द्वापर, त्रेता और कली, या फिर कृत, त्रेता, द्वापर या कली, त्रेता, द्वापर, कली और त्रेता। अभी जैसे आपके कलयुग चल रहा है, ठीक है, इसलिए आपसे आपको बताना है कि इस पहला जो युग किसके अकॉर्डिंग, भारत के विश्व उत्पत्ति के अकॉर्डिंग आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा सबसे पहले कौन सा युग चला था, कृतयुग, उसके बाद त्रेता, फिर चला द्वापर, अब वर्तमान में कलयुग चल रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी नंबर सही है, ठीक है। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है कि नहीं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर आपके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 103, बताइए क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक भारतीय षटदर्शन का भाग नहीं है, मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापलिक, या फिर सांख्य और योग। बताइए इसमें से कौन सा जो है भारतीय षटदर्शक का भाग नहीं है। देखिए इसमें जो आपके लोकायत और कापलिक जो है, लोकायत और कापलिक जो है भारतीय षटदर्शक का भाग नहीं है। बाकी आपके जो मीमांसा वेदांत की बात करें, न्याय और वैशेषिक की बात करें, या फिर सांख्य और योग की बात करें, ये जो है भारतीय षटदर्शक का ही भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 104, देखिए क्वेश्चन नंबर 104 क्या है। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुक वंश का, या फिर कर्ण वंश का। बताइए क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर क्या है। कमेंट करते रहिए, आप सभी लोग कमेंट करते रहिए, आंसर बताते रहिए कि आपका 104 का आंसर क्या होगा जी। डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा तभी आपका स्कोर अच्छा बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 104 का आपका आंसर क्या होगा, सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया था, कब आक्रमण किया था, 326 में, 326 ईसा पूर्व में किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण। और उस समय जो है भारत में कौन से वंश का, नंद वंश का शासन था। कौन से, नंद वंश का शासन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखिए आपके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105, देखिए क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है, परम भागवत, ठीक है, की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है इसमें से, ठीक है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर रामगुप्त। आपका क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर क्या होगा, परम भागवत की उपाधि। देखिए परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने जो है धारण किए थे, ठीक है। इनके शासन काल जो है 375 से लेकर 415 ईस्वी तक, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में यानी कि 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के बीच में ही कला और साहित्य जो प्रगति पे थे, ठीक है, कला और साहित्य।
इसीलिए इस शासन काल को जो है स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप से जाना जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को। स्पेशलिस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 106, क्वेश्चन नंबर 106। बताइए क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर क्या हो रहा है आपके। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक रूप से जो है राज्याभिषेक कहां पर हुआ था। ठीक है, पुणे में, कोल्हापुर में, रायपुर में या फिर अहमदनगर में। बताइए क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर क्या है। आंसर कमेंट करते रहिएगा। चलिए आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 106 का क्या होगा। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां हुआ था। रायगढ़ में हुआ था। कहां हुआ था। रायगढ़ में हुआ था। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ में जो है शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। 1674 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107। बताइए क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर क्या होगा। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया एक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा जो है नहीं है। देखिए आपसे पूछा कौन सा जो नहीं है। पहला क्या, एक अंतरिम संविधान प्रदान करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को संशोधित किया गया। बिल्कुल सही है। भारत की अधीनता को समाप्त किया गया। भारत की अधीनता को समाप्त किया, सिंपल सी आजादी मिले थे तो भारत की अधीनता को समाप्त किया गया था, ये भी सही है। नए संविधान के निर्माण तक सत्ता का स्रोत राजमुकुट था। नए संविधान के निर्माण तक सत्ता का स्रोत राजमुकुट था। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, राजमुकुट में नहीं था, क्योंकि आंतरिम सरकार जो है गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर। ठीक है, जब तक संविधान का निर्माण नहीं हुआ तब तक गवर्नर थे। ठीक है, इसके बाद पूछे प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। राजगोपालाचार्य। ठीक है, राजगोपालाचार्य जो है प्रथम गवर्नर थे भारत के। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर राजगोपालाचार्य जी थे। आपका लास्ट ऑप्शन है भारतीय अधिराज्य का संविधानिक प्रमुख गवर्नर जनरल था। बिल्कुल यही बात मैं कह रहा था, भारतीय अधिराज्य का संविधानिक प्रमुख गवर्नर जनरल थे। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत की राजगोपालाचारी, और इससे पहले माउंटबेटन थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 क्या है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण है आपको ये बताना है। ब्रिटिश शासन काल में जो है भारत के उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, इसका कारण क्या है। उद्योगों का अभाव था, या विदेशी पूंजी की कमी थी, या फिर प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, या फिर धनिक वर्ग, ठीक है, जो अमीर वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया गया था। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर क्या हो रहा। देखिए उद्योगों का अभाव, बिल्कुल ये पॉइंट तो सही था, उद्योगों का क्या था, अभाव था। तो आपका पहला ऑप्शन एक करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 109। बताइए 109 का आंसर क्या होगा। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा। लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से, या फिर कानपुर से। बताइए क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर क्या हो रहा है। 1857 की क्रांति जो है सर्वप्रथम कहां से शुरू हुई। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा। 1857 की क्रांति का शुरुआत जो है 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, मेरठ के रेजिमेंट से शुरू हुआ था, माना जाता है कि यहाँ पर सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से या फिर यूज करने से मना कर देना, उसके खिलाफ विद्रोह किया था। किसने किया था, मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा। क्रांति सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था, 1857 की मेरठ से। ठीक है, 10 मई 1857 में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 110। बताइए क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110। महाराष्ट्र के सुधारक को लोकहितवादी, क्या लोकहितवादी कहा जाता था। एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रमाबाई, या गोपाल हरि देशमुख। बताइए क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर क्या हो रहा है। 110 का ठीक है, इसमें जो है एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रमाबाई या गोपाल हरि देशमुख, ये सभी क्या है, समाज सुधारक थे। और इसमें जो है लोकहितवादी की बात करते तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। किनको कहा जाता था, गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता था। ये पेशे से न्यायाधीश थे और महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। इन्होंने राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का समर्थन किया था और अपने ही हाथों से बने खादी वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे गोपाल हरि देशमुख जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 111। देखिए 111 का आंसर क्या होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 111, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। पृथ्वी, बृहस्पति, प्लूटो, या फिर शनि। सिंपल सी बौना ग्रह, जिसको ग्रह को लिस्ट से ही
हटा दिया गया किसका, प्लूटो, ठीक है, प्लूटो। देखिए पहले जो है ग्रहों की संख्या कितना था, 9 था। अभी वर्तमान में बात करते, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितने है, 8 है, ठीक है, ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें प्लूटो को हटा दिया गया, इसको बौना ग्रह माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 बताए 112 का आंसर क्या होगा। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है, 321 किलोमीटर, 211 किलोमीटर, 111 किलोमीटर या फिर 91 किलोमीटर। बताइए क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर क्या होगा। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 डिग्री अक्षांश की बात करें, ये जो है 111 किलोमीटर को निरूपित करता है, 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 112 का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113। देखिए 113 नंबर क्वेश्चन क्या आपके, क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन सा जो है सक्रिय यानी कि एक्टिव वोल्केनो की बात कर रहे हैं, कौन सा एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट कैमरून, एजोरस या माउंट किलिमंजारो। इनमें से जो कूट सही बनता है वो आपको आंसर देना है कि इसमें से कौन सा कूट जो है सही बन रहा है आपके। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1 2 3, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। बताइए क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर क्या होगा। आपको बताना है एक्टिव वोल्केनो इसमें से कौन कौन से है। तो अगर सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें, सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो कौन कौन सा है, पहला तो आपके माउंट कैमरून हो गया, दूसरा आपके क्या एजोरस हो गया। ये दोनों जो आपके सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो है, जबकि माउंट किलिमंजारो एक सुप्त यानी कि आपके निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है किलिमंजारो। बाकी दोनों आपके क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, फर्स्ट और सेकंड सही है, तो आपका यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 113 का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 114, क्वेश्चन नंबर 114 के आंसर कमेंट करें। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति टेस्ट चट्टानों से होती है, कौन सी चट्टान से होती है, अग्नेय तलछटी, अग्नेय तथा तलछटी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 114 का आपका आंसर क्या है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति। तो आपका क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर क्या होगा, अग्नेय और तलछटी दोनों प्रकार के चट्टानों से होती है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति। यानी कि आपका आंसर क्या हो रहा है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 114 का। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 115, क्वेश्चन नंबर 115 क्या है, निम्नलिखित में से छोटी पहाड़ियों का बेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक इकाई है, पूर्वी घाट का, पश्चिमी घाट का, कार्डामम पहाड़ियों का या फिर नीलगिरी पहाड़ियों का। क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर बताइए। तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा, विश्वास रखिए भगवान पे और तैयारी करते रहिए, भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। 115 का आंसर क्या हो रहा है आपके, क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी घाट। क्या होगा, पूर्वी घाट होगा आंसर आपका, ठीक है। बेलिकोंडा समूह का संरचना कौन सा, पूर्वी घाट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट आपका, क्लियर हो गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 116। कमेंट करते रहिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 116 बताइए, क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, वर्ष 1933 में अर्थशास्त्र में जो है माइक्रो और मैक्रो, ठीक, ये दो शब्द जो जोड़ा गया था या प्रयोग किया गया था, सर्वप्रथम किसने किया था, ये रगनार फ्रिस्क ने किया था, आई फिशर ने किया था, जेम्स टोबिन ने किया था, फिर गर्ली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर कमेंट करिए। देखिए 1933 में जो है अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो दो शब्द सर्वप्रथम जो है रगनार फ्रिस्क ने यूज किया था, ठीक है, रगनार फ्रिस्क ने किया था। और इनको जो है 1969 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन होगा 117, क्वेश्चन नंबर 117 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 117 क्या है आपका, एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है, मांग के नियम का या फिर पूर्ति के नियम का या फिर पूर्ति लोच या फिर मांग लोच, ठीक है। एकाधिकारी, देखिए एकाधिकारी किसके आधार पर जो है मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है। देखिए एकाधिकारी का आशय क्या होता है, पहले ये जानिए। एकाधिकारी का आशय होता है बाजार की उस स्थिति से होता है जिसमें एक वस्तु जो है विशेष का अकेला उत्पादक या विक्रेता, एक ही उत्पादक हो और उसका विक्रेता भी वही अकेला, तो उस वस्तु की पूर्ति का पूर्ण नियंत्रण उसी के पास होगा, तो उसका एकाधिकारी हुआ कि नहीं। तो ये एकाधिकारी जो है मांग की लोच के विभेदन पर आश्रय लेता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, मांग की लोच पर डिपेंड करता है। भाई वो अकेला उत्पादक है और या फिर वही अकेला विक्रेता है, तो वो तो मांग पे डिपेंड करेगा, जैसा लोच होगा, जैसा डिमांड होगा उस हिसाब से वो मूल्य विभेदन करेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 118, देखिए क्वेश्चन नंबर 118 क्या है। उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है? उत्पादन का जो फलन बनता है, ठीक है ग्राफ, तो किसके बीच का संबंध है? उत्पादन और उत्पादक कारक का, उत्पादन और आय का, उत्पादन और लाभ का, या उत्पाद और कीमत का। बताइए क्वेश्चन नंबर 118 का क्या आंसर। और आपके क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, उत्पादन फलन की बात करते सिंपल सी, किसके बीच का संबंध होगा? आपका आंसर होगा उत्पादन और उत्पादक कारक। ठीक है, उत्पादक कारक कौन है? इसी के बीच का जो फलन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? देखिए गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? मशीन आधारित? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि गांधी जी मशीनों का बहिष्कार किया था, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत लाभ का नुकसान होता है और बेरोजगारी बढ़ती है, इसलिए गांधी जी इसका विरोध किया करते थे मशीन आधारित विकास पर। खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास, गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास का आधार था। ठीक है, विदेशी सहायता आधारित विकास बिल्कुल इसको भी मानते नहीं थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है? अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया? फ्रांसीसी, यूनानी, जर्मन या फिर अंग्रेजी? अर्थशास्त्र शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर क्या होगा? देखिए अर्थशास्त्र जो है एक यूनानी शब्द है, ठीक है, यूनानी भाषा से लिया गया है। यूनानी भाषा से लिया गया अर्थशास्त्र जो है, ठीक है। अर्थशास्त्र जो अर्थ और शास्त्र ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। इसका अर्थ होता है धन का अध्ययन, ठीक है। इसका अर्थ की बात करते हैं, अर्थ आपका क्या होता है? धन का अध्ययन, धन का अध्ययन, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 121। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है आपका 121। महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी एन राव? सिंपल सी है, भारत के संविधान निर्माता किन्हें माना जाता है? बी आर अम्बेडकर जी को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की संविधान, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर क्या हो रहा है? संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? देखिए संविधानिक उपचारों का अधिकार, संविधानिक उपचारों का अधिकार ऑप्शन नंबर सी जो है संविधानिक उपचारों का अधिकार को जो है बी आर अम्बेडकर जी ने हृदय और आत्मा कहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के किस सदस्य ने एक समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है समान अनुपात में केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग का 36 तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो, ठीक है। तो संविधान के किस सभा के सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा था? आपको बताना। जवाहरलाल नेहरू जी ने, बी आर अम्बेडकर जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्ताव रखा था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है समान अनुपात में केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग का 36 हो और जिसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो, ठीक है। और इन्हीं के प्रस्ताव से स्वीकृत 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति मिला था। कब? 22 जुलाई 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी के प्रस्ताव पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन होगा आपका 124। क्वेश्चन नंबर 124 बताइए क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर क्या है? निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में एक समान? देखिए अमेरिका और भारतीय संविधान में जो समान है उसी रूल को पता है। नागरिकता का या स्वतंत्र केंद्र एवं राज्य का, राज्यपालों की नियुक्ति का या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में समानता क्या चीज है? समानता है इसमें देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो अमेरिका और भारतीय संविधान में एक समान रूप से है। तो इनके ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर है, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 125, क्वेश्चन नंबर 125, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? एनजी अयंगर, के एम मुंशी, बी एन राव, मोहम्मद सदुल्ला। बताइए क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर क्या होगा? प्रारूपण समिति का सदस्य। देखिए प्रारूपण समिति के अध्यक्षता की बात करें, अध्यक्ष तो आपके कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, और इसके अलावा 6 सदस्य थे। कितने सदस्य? 6 सदस्य थे, जिसमें एनजी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला और आपके फोर्थ हो जाएंगे बी एल मित्रा जी। और उसके बाद फिफ्थ नंबर पे के एस मुंशी जी, के एस मुंशी। और 6 नंबर पे कृष्ण स्वामी अयंगर, पीएल मित्रा और कृष्ण स्वामी, इन दोनों के स्थान जो है चेंज होके इनके स्थान पर जो है माधव राव और खेतन जी आए थे। तो आपका इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी एन राव जी जो है प्रारूपण समिति नहीं थे। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, कमेंट करते रहिए। निम्नतम, ठीक है, निम्नतम सबसे लोएस्ट तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? अल्कोहल थर्मामीटर से, अधिकतम पठन थर्मामीटर से, पारद मतलब पारा। ठीक है, पारद थर्मामीटर से, निम्नतम पठन थर्मामीटर से। बताइए क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर क्या होगा? देखिए निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापी जाती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल थर्मामीटर से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 127, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर कमेंट करिए। जल का स्थानांतरण है असुगठित या संसुगठित या ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल का स्थानांतरण, देखिए जल का स्थानांतरण दोनों प्रकार से होता है, अब सुगठित और संसुगठित दोनों होता है। इनके ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 128, क्वेश्चन नंबर 128। आंसर कमेंट करिए 128 का आंसर क्या होगा आपके? क्वेश्चन नंबर 128, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्न में से कौन सी जो है पाचन थैली कहलाती है? गोल्गी को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को या लाइसोसोम को? कोशिका यानी कि सेल का पाचन कौन करता है? लाइसोसोम करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर होगा लाइसोसोम, जो कोशिका का आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। किससे? आत्मघाती थैली। देखिए क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का आत्मघाती थैला किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम का आंसर होगा। क्या होगा? लाइसोसोम का आंसर होगा। ठीक है, तो आपके क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर आपके 128 क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 129, क्वेश्चन नंबर 129 देखिए। क्वेश्चन नंबर 129 क्या है? एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या देखिए सिंपल सी आपका कितना होता है? 46। अगर जोड़े की बात करते हैं तो 23 जोड़े। ठीक है, 23 जोड़े। ठीक है, 23 पेयर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 130। क्वेश्चन क्या है? एलोसोम होती है कोशिका, पादप हार्मोन, एलील या फिर लिंग गुणसूत्र। बताइए एलोसोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 130। और देखिए मनुष्य में टोटल कितने? 46 गुणसूत्र होता है। अभी हमने बताया 46 गुणसूत्र पिछले क्वेश्चन में था, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। और 23 जोड़े में जो अंतिम जोड़ा होता है ना, अंतिम जोड़ा यानी कि 23 पर जोड़ा बता सकते हैं, 23 में जोड़े, तो इसको जो है एलोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलोसोम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो है एलोसोम लिंग गुणसूत्र से होते हैं। ठीक है, लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 130 का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया 140। ठीक है, इसके बीच में आपके 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, वो आपके दूसरी क्लास में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स का अलग से क्लास रखेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन स्थल कहाँ मिले हैं? चौपानी मांडव में, संडवावीर में या फिर खैराडीबाग नहन में या फिर रैनी गंटूर में? बताइए क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर क्या हो रहा है आपके? क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर बताइए। 140। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन स्थान खैराडीबाग और नहन। ठीक है, खैराडीबाग और नहन में मिले थे। क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 141, क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर बताइए। किस कला शैली में जो है बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ? ठीक है, बुद्ध जी की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ। अमरावती कला में, मथुरा कला में, गुप्त कला में या फिर मौर्य कला में? क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर क्या होगा?
देखिए मथुरा कला में जो है, कौन सी कला में, मथुरा कला शैली में जो है, मथुरा कला शैली में जो है बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ था। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर हो जाएगा मथुरा कला। क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 142। 142 नंबर क्वेश्चन बताइए इसके आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां से है? सभी लोगों को पता है, फतेहपुर सीकरी में है, लखनऊ में है, जौनपुरी में है, फिर आगरा में है। बुलंद दरवाजा कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित आपका क्वेश्चन बनना ही है, तो प्रदेश से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है उसकी भी अलग से क्लास रखती है। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 143, ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है। परिचालन संपन्न करता है लॉगरिथम आधारित ASCII या एल्गोरिथम आधारित या अर्थमेटिक। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर बताइए। सिंपल से इसका फुल फॉर्म मैंने अभी बताया, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि आपका अर्थमेटिक से संबंधित होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 144, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर या फिर कैलकुलेटर। देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोचिप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 140 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 145, क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, क्वेश्चन नंबर 145 क्या, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूरिक डाटा, अल्फा न्यूरिक डेटा जो है सामान्यतः रूप होता है वाक्य और पैराग्राफ का, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का, या फिर ग्राफिक शेप और फिगर का, या फिर मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियों का। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर क्या होगा? अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, क्या होता है? नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 145 का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 146, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण करने वाला एक सक्षम युक्ति है, या आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, या पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, या कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो कंप्यूटर से संबंधित आपकी कुछ ऑप्शन देख रखा है, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन जो है सही है आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर क्या? देखिए पहला कंप्यूटर की बात करते हैं, आंकड़ों के भंडारण बिल्कुल करता है, ठीक है, स्टोरेज तो करता है। फिर आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए भी सक्षम है, ये भी पॉइंट सही है। पूर्ण गोपनीयता, फाइल को गोपनीयता पे आप सिक्योरिटी वगैरह जो भी पॉइंट है वो बना के रख सकते हैं ना। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, वायरस आक्रमित करते हैं, ये भी सही है। यानी कि आपका 1 2 3 4 चारों कथन सही है। आंसर आपका क्या हो रहा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों कथन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। तो ऑप्शन, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। ये भी वैसे ही क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन के तकनीकी कार्य में कौन कौन सा है? डेटा का संकलन तथा निवेशन, बिल्कुल सही है। डेटा का संचयन, बिल्कुल संचयन करते, स्टोरेज वगैरह करते। डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्गमन, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन से है? ऑप्शन आपका डी सही होगा ना। उपयुक्त सभी चारों कथन, तीनों कथन ऊपर का सही है, कंप्यूटर के तकनीकी कार्य से संबंधित है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 148। चलिए बताइए 148 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, 24 मार्च को, 23 अप्रैल को, या फिर 24 अप्रैल को? 148 नंबर का क्वेश्चन बताइए। विश्व मौसम दिवस जो है, विश्व मौसम दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। कब? 23 मार्च को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके। देखिए दिवस, देखिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस याद जरूर कर लीजिएगा, आपका एक या दो क्वेश्चन इससे बनना ही है। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने दिवस बन रहा है सारे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 149, सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, या फिर गोल्फ? क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, सुल्तान अजलन शाह जो है हॉकी की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत जो है 1983 में, 1983 में किया गया था। 1983 में शुरुआत किया गया था मलेशिया में। और सुल्तान अजलन शाह जो है मलेशिया, ठीक है, मलेशिया में शुरुआत किया गया था। तो मलेशिया का ये 9वें राजा थे, इन्हीं के नाम से ये खेल रखा जाता है हॉकी। ठीक है, हॉकी खेल 1983 में शुरुआत किया गया था सुल्तान अजलन शाह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 150, क्वेश्चन नंबर 150 यानी कि 150 नंबर, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन ढांचा किस प्रकार का है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर क्या होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 150 का आपका आंसर क्या? उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय शासन का ढांचा है क्या है? त्रिस्तरीय होता है ना, त्रिस्तरीय होता है, त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय शासन का ढांचा है उत्तर प्रदेश की। तो ठीक है, तो आपका ये यहाँ कंप्लीट होता है आपका 40 क्वेश्चन, 40 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तो आप बताइए आपका स्कोर क्या बन रहा है, 40 आउट ऑफ का स्कोर क्या बन रहा है? ठीक है, और दोस्तों क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जरूर। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।